मीनाक्षी का भाई अंकुश उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धकेल रहा है। चल निकल, निकल मेरे घर से। तुझे कितनी बार कहूँ कि अब तू इस घर की नहीं है। तू जहाँ से आई है वहीं लौट जा। चल निकल, निकल यहाँ से। भैया, मैं बस आपसे मिलने आई थी। ये क्या अत्याचार है? मेरी बहू के साथ ऐसा व्यवहार, शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ जी, आप चलिए यहाँ से। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। कुछ महीने पहले की बात है। मीनाक्षी अपने भाई अंकुश और भाभी तनिष्का के साथ रहती थी। माता पिता के देहांत के बाद वही उसका सहारा थे, लेकिन दोनों उसे बोझ समझते थे। मीनाक्षी अपने कमरे से बाहर निकलकर भाई भाभी के कमरे में जाती है। आज उसका जन्मदिन है। भैया, आज मेरा जन्मदिन है, क्या हम साथ में गुरुद्वारे चल सकते हैं? तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? जब हमें तेरी शक्ल ही देखनी नापसंद है तो तेरे साथ कहीं जाने की बात तो छोड़ ही दे। भैया, आज के दिन ही सही। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। माता पिता के जाने के बाद बस आप ही मेरे अपने हैं। अरे यही तो अफसोस है मुझे। काश कोई और होता तो तुझे उसी के पास छोड़ देता और दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखता। अरे छोड़िए ना जी, कुछ दिनों की ही तो बात है। इसकी शादी होते ही हमारा पीछा छूट जाएगा। वो कौन सा दिन होगा जब हम आराम से सांस लेंगे? आप लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि अगर तूने उस दिन माँ पिताजी को अपने साथ बाहर जाने की जिद न की होती तो आज वो हमारे साथ होते। अरे तू नहस है नहस। तेरे जन्मदिन की मुझे कोई खुशी नहीं है। अंकुश गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। मीनाक्षी रोती हुई अपने कमरे में जाती है और फिर अकेले ही गुरुद्वारे निकल जाती है। बेटी, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, अभी तक यही हो, घर नहीं जाना? आंटी जी, घर जाने के लिए अपनापन भी तो चाहिए ना। यहाँ गुरुद्वारे में मुझे शांति मिलती है। आज मेरा जन्मदिन है। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? किसके साथ खुश हूँ आंटी जी? माँ बाप तो बचपन में ही छोड़कर चले गए। भाई भाभी मुझे पसंद नहीं करते। दोस्त यार कोई नहीं, इसलिए बाबा जी से ही दोस्ती कर ली। मुझे पता है वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बेटा, मेरा नाम अदिति है। पिछले जन्म में जरूर हमारा कोई नाता रहा होगा, तभी आज मिलन हुआ है। आज के दिन तुम दुखी मत रहो। खुशी हर दुख की दवा है। अदिति और मीनाक्षी की दोस्ती गहरी होती जाती है। एक दिन अदिति मीनाक्षी के घर आती है। मीनाक्षी दरवाजा खोलती है और अदिति को देखकर हैरान रह जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, तनिष्का वहां आ जाती है। अरे अदिति आंटी, आप कैसे आना हुआ? पहले बता देती तो मैं खुद गेट पर खड़ी हो जाती आपके स्वागत के लिए। तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी तो सोचा मिलकर जाऊं। लेकिन ये लड़की कौन है? ये मेरी ननंद है मीनाक्षी। क्यों, क्या हुआ? इसने कुछ कहा आपसे? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले गुरुद्वारे में से मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी लड़की है। इसकी शादी हो गई क्या? अचानक अंकुश और उसका दोस्त राजवीर भी वहां आ जाते हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। नहीं आंटी जी, अभी शादी नहीं हुई है। ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा लड़का। मेरे पास एक प्रस्ताव है। तुम्हारी ननद मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे प्रणय के साथ इसकी शादी कराना चाहती हूँ। अरे सुना तुमने? भगवान तुम्हारी सुन ली। अब छुटकारा मिलेगा इस बोझ से। आंटी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों परिवारों को मिलना चाहिए। कुछ ही हफ्तों में मीनाक्षी और प्रणय की शादी हो जाती है। अंकुश और तनिष्का जल्दी से जल्दी सारे रस्म रिवाज निपटाए और मीनाक्षी को विदा कर देते हैं। शादी के बाद वे दोनों आपस में बातें करते हैं। आखिरकार मेरे सिर से इतना बड़ा बोझ उतर गया। उसका मेरे घर में रहना मुझे दिन रात परेशान करता था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, वरना आपको तो उसके लिए लड़का ही नहीं मिल रहा था। और वो भी कैसा घर? अदिति जी तो पूरे इलाके में अपनी दयालुता के लिए मशहूर हैं। प्रणय भी बहुत अच्छा लड़का है। मीनाक्षी को तो लॉटरी लग गई भाई। मुझे परवाह नहीं उसकी किस्मत की। मुझे बस इतना पता है कि अब हमें उसकी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी।
दूसरी ओर मीनाक्षी अपने नए घर में बहुत खुश थी। सास अदिति और पति प्रणय उससे बहुत प्यार करते थे। पड़ोसन सविता भी उसकी अच्छी सहेली बन गई थी। एक दिन मीनाक्षी अपनी सास के कमरे में दवाई लेकर जाती है। माँ जी, आपकी दवाई का समय हो गया है, ये लीजिए। देखा माँ, मीनाक्षी कितना ध्यान रखती है आपका। मैं तो भूल ही जाता हूँ आपकी दवाई का समय। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे बहू के रूप में मीनाक्षी मिली है। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है ये। माँ जी, आपसे ज्यादा किस्मत तो मेरी अच्छी है, जो मुझे ऐसा ससुराल मिला जो मेरा ससुराल नहीं बल्कि मेरा मायका है। यहाँ मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। माँ जी। अरे वाह, क्या बातें हो रही है। मैंने सोचा आज सबके साथ मिलकर मंदिर चले। महीनों बीत जाते हैं। अंकुश और तनिष्का न तो मीनाक्षी से मिलने आते हैं और न ही कोई फोन करते हैं। एक दिन अदिति मीनाक्षी से बात करती है। बहू, लगता है तेरे भाई भाभी ने तेरी शादी करके तुझसे पल्ला झाड़ लिया है। कितने महीने हो गए, न मिलने आए न फोन किया, जैसे जानते ही ना हो तुझे। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो व्यस्त रहते हैं ना, और भाभी भी अकेली ही सारा घर संभालती है, तो समय नहीं मिलता होगा। चल मान लिया आ नहीं सकते, लेकिन एक फोन तो कर ही सकते थे ना। माँ जी, फोन तो करते हैं ना। आज सुबह ही बात हुई थी। आज भैया भाभी की सालगिरह है, सोच रही हूँ जाऊँ और उन्हें आशीर्वाद दूँ। जा बेटा, प्रणय भी बाहर गया हुआ है और मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती, तू जाकर आजा। मीनाक्षी तैयार होकर अपने भाई के घर जाती है, जहाँ बड़ी पार्टी चल रही होती है। वहाँ पहुँचते ही अंकुश उसे देखकर आग बबूला हो जाता है। तू यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से। भैया, मैं तो बस आपकी सालगिरह पर आपको आशीर्वाद देने आई थी। देखो तो, शादी के बाद महारानी को अपने भाई की याद आ गई। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। लगता है अदिति जी के नखरे झेलने से तंग आ गई है। नहीं, मैं तो बस। मैंने तेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब अपनी मनहूस शक्ल दोबारा मत दिखाना। निकल जा मेरे घर से। अंकुश मीनाक्षी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धकेल देता है। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने की? आप यहाँ? हाँ मैं, और अच्छा ही हुआ कि मैं आ गई। मीनाक्षी के बारे में सविता ने मुझे सब बता दिया था कि उसके भाई भाभी उससे कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या किया तुमने मेरी पत्नी के साथ? देखो, हम नहीं चाहते कि। बस एक शब्द और नहीं। आज तक मैंने अपनी बहू से इसके भाई भाभी के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगा था वो दुखी होगी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अरे, जो लोग अपने का सम्मान नहीं करते ना, उनके पास मानवता नाम का कोई अधिकार नहीं होता। चल बेटी, ये तेरा घर नहीं है। तेरा घर वहाँ है जहाँ तेरा सम्मान है, जहाँ तेरा प्यार है। माँ जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटी, झूठ तूने अपने दिल के दर्द को छुपाने के लिए बोला था। चल हम घर चलते हैं, तेरे असली घर। अदिति और प्रणय मीनाक्षी को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। मीनाक्षी, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा, लेकिन अब तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने देंगे। बहू, कल से तू मुझे माँ कहेगी, माँ जी नहीं, क्योंकि अब मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है। माँ, आपने मुझे वो दिया जो मुझे कभी मिला ही नहीं, एक परिवार, एक घर और माँ का प्यार। इस तरह मीनाक्षी का ससुराल ही उसका असली मायका बन गया, जहाँ उसे वो सारा प्यार और सम्मान मिला जो उसे अपने भाई के घर पर कभी नहीं मिला था। आरती एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े। वो हमेशा ख्यालों की दुनिया में ही रहा करती थी। एक दिन वो अपने पति अर्जुन के पास आती है और बोलती है, सुनिए जी, आपको पता है, मैंने कल घर का काम करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं रात की तुमसे बात करने की सोच रही थी, लेकिन आप तो सो गए, मैंने आपको जगाया ही नहीं। ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम रात भर सो नहीं पाई?
बताओ मुझे। मुझे कल एक ख्याल आया कि हम लोग एक मोटरसाइकिल ले ले तो कैसा रहेगा। आपको ऑफिस जाने में भी आसानी हो जाएगी, साथ ही जब हमारा मन घूमने का करेगा तो बस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, इतना ख्याली पुलाव अपने दिमाग में मत पकाया करो, लेकिन तुम्हें तो कोई असर ही नहीं होता। अरे मैं भी बार बार तुम्हें मना करके थक चुका हूँ। दुख होता है मुझे कि मैं तुम्हें मना कर देता हूँ। मैंने ऐसा भी क्या सोच लिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो। मैं तो बस हमारे बारे में सोच रही थी। तुम कुछ गलत सोच नहीं रही हो, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब चीजें लाके दे सकूं। कल को तुम्हारे ख्यालों में तुम सोचोगी कि हमारे पास कार आ जाए, तो क्या सच में मैं कार लेके आ जाऊंगा? कहाँ से लाऊंगा? मेरे क्या फूफा ने दुकान खोल रखी है जो मुफ्त में दे देंगे? अरे मत सोचा करो इतना, कोई फायदा नहीं है। जो सोचते हैं ना वही करके दिखाते हैं, वरना कोई कुछ नहीं कर पाता है। जाओ यार, जाके अपना काम करो, मेरा सर मत खाओ। यहाँ खुद का ठिकाना नहीं है और मैडम को कार चाहिए, गाड़ी चाहिए। जाओ यहाँ से। अर्जुन इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन अर्जुन ऑफिस से घर आता है। जल्दी से अपना बैग पैक करो, हमें मनाली के पास जाना है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जब तक मैं टिकट देखता हूँ तुम पैकिंग कर लो। मनाली? हम मनाली के पास जा रहे हैं? आप सच बोल रहे हैं ना? मुझे तो मजाक लग रहा है। नहीं मेरी जान, मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे हम सच में मनाली के पास जाने वाले हैं। मुझे पता था तुम ये जान के बहुत खुश हो जाओगी। कोई पागल ही होगा जो खुश नहीं होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब इसी के साथ ना सारा सामान पैक कर लो, वरना देर हो जाएगी। जब तक मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, मैंने उसको बोला था कि वो भी ट्राई करे। अगर हो गई होगी तो वही ले लूंगा, वरना खुद देखता हूँ। हाँ हाँ आप जाइए, मैं सब कर लूंगी जब तक आप आएंगे। ओके, मैं बस अभी आता हूँ। अर्जुन अपने दोस्त के पास चला जाता है और आरती कमरे में जाकर पैकिंग करना शुरू कर देती है और ख्यालों में डूब जाती है कि वो मनाली पहुंच गई है, बड़े से होटल में रह रही है, अच्छी अच्छी वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है, अच्छी अच्छी जगह घूम रही है। तभी उसका पति आ जाता है। देखता है कि वो कपड़े हाथ में लिए बेड पर बैठी मुस्कुरा रही होती है। आरती, आरती, अरे कौन से ख्यालों में खोई हो? अरे तुमसे मैंने कहा था पैकिंग कर लेना, लेकिन तुम तो ख्यालों में खो गई। आपको पता है मैंने बहुत अच्छी चीजें सोची है मनाली के लिए। मुझे लग ही रहा था कि तुम अपने मनाली के ख्यालों में खो ना जाओ। देखा, वही हुआ। तभी तो तुमने कुछ नहीं किया। जी हाँ, मैं मनाली के ख्यालों में खोई हुई थी। उसके पास पहुंचकर कैसा फील करूंगी, क्या क्या करूंगी। अगर तुम यहीं बैठी बैठी मनाली जाने के ख्याली पुलाव पकाओगी ना, तो ट्रेन तो छूट जाएगी और तुम कभी नहीं जा पाओगी। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए। कब से मैं उसके पास जाने की सोच रही हूँ, लेकिन जा नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है और ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। आरती जल्दी से सामान पैक करके तैयार हो जाती है और दोनों घर से बाहर निकलते हैं। दोनों समय से स्टेशन पहुंच जाते हैं और आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी आरती अपने पति अर्जुन से बोलती है, अर्जुन जी अब मैं सोने जा रही हूँ। जब मैं मनाली पहुँच जाऊँ ना तब मुझे जगाना। हाँ ठीक है, अब तुम चुपचाप से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। और दोबारा नींद खराब मत कर देना, समझी तुम? दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और अर्जुन आरती को जगाता है। उठो मैडम उठो। अरे कितना सोओगी? अरे कुंभकर्ण की छठी औलाद, उठ जा। आ गई तुम मनाली के पास। आप सच बोल रहे हैं? हम मनाली के पास पहुँच गए। हाँ बाहर तो चलो, मनाली तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलिए ना, जल्दी चलिए, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आरती और अर्जुन दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं और आरती सामने अपनी बहन को देखकर हैरान हो जाती है और अर्जुन से बोलती है, ये यहाँ क्या कर रही है? ये भी हमारे साथ रहेगी क्या? तुम भी ना बहुत अजीब बात करती हो। जब हम इनके घर आए हैं तो ये तो हमारे साथ ही रहेंगी ना कि अपने पड़ोसी के घर में जाके रहेंगी। अरे रास्ते भर तो मेरा सर खा रही थी कि मुझे मनाली के पास जाना है, मनाली के पास जाना है। तो लो आ गए मनाली के पास। खुश तो पहले बहुत थी और अब पता नहीं बहाने बना रही हो। अरे यार, खुशी कहाँ गायब हो गई तुम्हारी? आप इस मनाली की बात कर रहे थे? तो तुम किस मनाली की बात कर रही थी? एक मिनट, कहीं तुम कुल्लू मनाली जाने की बात तो नहीं सोच रही थी? हाँ मैं वही सोच रही थी। ना जाने मैंने ऐसा क्या सोच लिया था, आपने मेरे ख्यालों पर पानी ही फेर दिया। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो तुमने ये सोचा कि मैं कुल्लू मनाली घूमने का प्लान बनाऊंगा,
अरे वो पागल सी, चाय में मक्खी गिर जाती है तो मैं उसे चूस के फेंक देता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं जाऊंगा हैं घूमने मनाली? अरे मुझे तो इस मनाली का फोन आया था कि जीजू मेरे ऑफिस के 2 दिन की छुट्टी है, अगर आपको छुट्टी मिले तो आप लोग आ जाइए, साथ में बैठेंगे घूमेंगे फिरेंगे। तो मैं आ गया, वो भी तुम्हें लेकर। आप सही कह रहे हैं, इससे ज्यादा आगे आप सोच भी क्या सकते हैं। गलती तो मेरी ही है, मैंने इतने ख्याली पुलाव पका लिए ये जानते हुए कि आप कैसे हो। अब चलना भी है या खड़ी रहोगी यहीं पे और लड़ती रहोगी मुझसे? देखो सभी लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। चलो। मुझे कहीं नहीं जाना है, न ही किसी से मिलना है, आपने मुझे पागल बनाया। अरे यार मेरा दिमाग खराब क्यों कर रही हो? चुपचाप चलो ना जल्दी से। अरे हम जल्दी ही वापस चले जाएंगे। अर्जुन जैसे तैसे करके आरती को मनाकर उसकी बहन के पास ले जाता है। सभी एक दूसरे से मिलते हैं, घूमते फिरते हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन आरती को लेकर घर वापस आ जाता है और अपने ऑफिस में बिजी हो जाता है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन आरती की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अर्जुन के लिए घर और बाहर दोनों संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो गांव से अपनी माँ कावेरी को बुलवाता है। अपनी माँ को देखते ही वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है, अच्छा हुआ माँ आप आ गई। जब से आरती की तबीयत खराब हुई है ना, मेरा तो काम ही रुक गया है। समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे घर संभालूं या बाहर संभालूं। सब्जी के रेट इतने बढ़ गए हैं, जिंदगी झंड हो गई है। ऐसा लगता है वो गाना जो है ना मोए मोए, वो मेरे लिए बना है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ देख लूंगी, तू आराम से अपना ऑफिस देख। माँ अब तो आप आ गई है ना, अब आपके आने के बाद मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है आप सब देख लेंगी। अर्जुन अपनी माँ को सारी चीजें समझाकर आराम से ऑफिस के लिए निकल जाता है। कावेरी भी अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखती है और कुछ दिनों में ही उसे बिल्कुल ठीक कर देती है। तभी एक दिन आरती अपनी आंखें बंद किए अपनी सास के बारे में सोच रही होती है कि वो उसके सर में मालिश कर रही है, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही है। तभी कावेरी बाल्टी भर पानी लेकर आती है और उस पर डाल देती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। माँ जी ये आपने क्या किया? ऐसा कोई किसी के ऊपर पानी डालता है क्या? हाँ तो क्या करूँ, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, तू आकर खाना खा ले, लेकिन तू है कि तुझे सुनाई ही नहीं दे रहा। तुझे ख्यालों से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। माँ जी मैंने सच में आपकी आवाज नहीं सुनी, वरना आ नहीं जाती क्या? पहले तू मुझे ये बता कि कौन से ख्यालों में गुम थी जो तुझे मेरी आवाज सुनाई तक नहीं दी। कहीं ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं तेरे सर की मालिश कर रही हूँ, थाली में तेरे लिए खाना लगा कर ला रही हूँ। माँ जी आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, तो आपने मेरी मन की बात कैसे जानी? बहू मैं तेरी सास हूँ, मुझे तेरी सोच का अच्छे से पता है कि तू कितना सोच सकती है और क्या सोच सकती है। आप मन की बातें भी सुन लेती हो क्या? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अब तू जल्दी से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ और खा पी कर काम पर लग जा। अब तू ठीक हो गई है, कोई बीमार नहीं है, इसीलिए बीमार होने का नाटक बंद कर और एक बहू की तरह अपने घर की जिम्मेदारी उठा। माँ जी मैं सच में ठीक नहीं हूँ, अगर काम किया तो चक्कर खाकर गिर जाऊंगी, और अगर काम नहीं किया तो बिस्तर पर पड़े पड़े और बीमार हो जाएगी, सही होने की जगह। अपनी सास की बात सुनकर आरती का दिल टूट जाता है और उसका हकीकत से आमना सामना हो जाता है और वह फिर से पहले की तरह काम करना शुरू कर देती है।